बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर में PTI ने 2 इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है, जबकि वज़ीर आज़म की जानिब से अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात का जवाब देने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। दूसरी जानिब बानी PTI और उनकी अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको डॉक्टर साहब, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल आ रहा है, इस फैसले के क्या मुमकिन नताइज हो सकते हैं? खुद चाहते हैं, मेरे ख्याल से खान साहब और तहरीक इंसाफ चाहती है कि फैसला आ जाए, ताकि ये है कि वो उसको फिर चैलेंज करें सुप्रीम कोर्ट वगैरह में। लेकिन असल बात तो ये है कि जो मुलाकात के हवाले से कल खबर सामने आई कि बैरिस्टर गौहर जो हैं उनकी मुलाकात हुई है, और फिर उसके बाद सिक्योरिटी ज़राए ने उसकी जो है वो वजाहत की शाम को। लेकिन ये ख़बर बाहर कैसे आई? ये ख़बर बाहर जो है ये तो खान साहब ने बात की ना कि बड़ा अच्छा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। तो सवाल ये है कि खान साहब को कैसे पता चला कि बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई है उस दिन? इसका मतलब है खान साहब मुकम्मल तौर पर लूप में है ना। ये बात मैंने 2-4 रोज़ पहले इस नशिश में की थी कि खान साहब के साथ मामला जो हैं 10 जनवरी को गालिबन मैंने बात की थी कि जो है वो मामला आगे बढ़ रहे हैं, और उनके दरमियान और उनके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो गलत फहमियाँ तकरीबन ख़त्म है, तकरीबन ख़त्म है। NRO नहीं है। कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है रियासत के लिए भी, और ये और इसका जो हतमी जब ये अपनी शक्ल लेगी ना ये सारे मामला, तो उसमें से खान साहब जो हैं वो एक बड़े बाइज़्ज़त तरीके से बाहर निकलेंगे। यानी और कोई NRO नहीं होगा, ना कोई डील हो रही होगी। ये इसका इस तरह से खाका है। वो खान साहब को तो वरना तो ऑफ़र थी कि आप जाएँ वहाँ पे, और वो बनी गाला और उन्होंने कहा नहीं, अदालतों के थ्रू और उसके थ्रू। तो ये जो बात है, अब ये ज़ाहिर है कि ये जो अरेंजमेंट है इनके लिए तो एक परेशानी का सबब। देखिए मैं बताऊं आपको 2007 में जब मैंने न्यूज़ दी थी ना, न्यूज़ ब्रेक की थी कि मुशर्रफ साहब की मुलाकात हो गई है बेनज़ीर भुट्टो साहब से 1-on-1। अच्छा, वो जो जगह है अबू धाबी में, उसका नाम मुशर्रफ पैलेस, वो मुशर्रफ पैलेस उसका नाम ही इत्तेफाक से मुशर्रफ पैलेस, तो वहाँ पर मुलाकात हुई। तो जो मुशर्रफ साहब हैं उनके साथ थे कैनी साहब जो उस वक्त DGISI थे, और बीबी के साथ जो हैं वो अमीन फ़हीम साहब थे और रहमान मलिक साहब, दोनों तीनों शख्सियात दुनिया में। तो वो ख़बर वहाँ से उन्हें कहा कि अच्छा बड़ा सिक्योर था, जगह बड़ी सिक्योर थी, मुशर्रफ पैलेस। और यहाँ पर ये इतला मुशर्रफ साहब सऊदी अरेबिया से दुबई खामोश आ गए, ख़बर वहाँ से ब्रेक हो गई। मैंने ब्रेक कर दी जियो पे, एक रौला पड़ गया, यहाँ शौकत अजीज़ साहब, ये तरदीदें आगे पीछे दाएं बाएं। अच्छा, मेरे लिए प्रॉब्लम क्या हुई? पहले तो तरदीद हुई ISPR की तरफ से, चलें जी, मैं वो रिडार से बाहर था ज़रा, वो रीच से, मैंने कहा चलो खैर है। उसके बाद हुई हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तरदीद हुई, अच्छा जी वो भी चले खैर है। सबसे बड़ा रौला ये पड़ा कि वहाँ खलीजी रियासत की तरफ से डिनायल आ गया कि ये तो ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, और मैंने कहा हटो बचो हटो बचो हटो बचो। खैर एनीवे, तो ये है कि ये बड़ी खुश है। तो खान साहब ने बात की है ना आज। तो अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ जब ये खबर आ गई ना कि मुलाकात हो गई है मुशर्रफ साहब की? अच्छा, शेख रशीद साहब उस वक्त वज़ीर इत्तलात थे गालिबन, या रेलवे के वज़ीर थे, जो भी, उनको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा था। तो वो इस तरह के बयान देते रहते थे कि अभी वो थोड़ा सा गोल हो गया है और गोल नहीं हुआ है और ये हुआ है। उनको कहीं से इंडिकेटर मिला हुआ था कि ऐसी कोई बात चल रही है बीबी के साथ। लेकिन ये हुआ कि जैसे ही बात हुई तो शौकत अजीज़ साहब मुझे बाद में कहते हैं हम तो, ये कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी तो हम तो परेशान हो गए कि क्या ये खबर ब्रेक हो रही है, हमें तो पता ही नहीं था। तो लेकिन उसके बाद ये हुआ ना कि फिर वो पोजीशन ख़राब हो गई ना, यहाँ जो सेटअप था वो हिल गया इस बात को सुन के। वो नहीं हुई, हो रही है वजाहतें आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन ख़बर एक तो निकल जाए ना कि एक राब्ता हुआ है, तो दूसरा सेटअप फिर हिल जाता है। फिर वो जो है ना, वो ये जो मतलब अब जो भी कर लेना, इसकी वजाहतें करते रहें,
कुछ नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ। असल बात ये है, नंबर 1 एनआरओ नहीं हो रहा और डील नहीं हो रही। ये तो बिल्कुल क्लैरिटी, ये तो आपको नजर आ रही होगी ना बातें कि जी बनीगाला का वो नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं, ये छोड़ दें, ये सरकारी सच है सारे। असल बात है वो ये है कि मुलाकात हो गई और ये खबर आउट किसने की? ये खबर आउट हुई जेल से। अच्छा, इस बात को बैरिस्टर गौहर चाहते तो रोक सकते थे जी। इसको रोक भी रहे थे गालिबन, आगे पीछे दाएं बाएं बात हो रही थी बैरिस्टर गौहर और वो अलीम। लेकिन आप देखें ना कितनी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन जो बानी है उन्होंने रिलीज कर दी, तो उनको कैसे पता चला कि बैरिस्टर गौहर की और उनकी मुलाकात हुई है दोनों की, और बड़े अच्छे पैरा में हुई है? इसका मतलब है कि उनके अप्रूवल के बगैर, और बैरिस्टर गौहर ने वजाहत की कि भाई मैं तो उनके पूछे बगैर नहीं मिलता किसी से भी। तो आपका क्या ख्याल है? बैरिस्टर गौहरी जो बातें चल रही हैं, बैरिस्टर गौहर ने उनसे कहा कि जी खुदा का वास्ता आप खान साहब को रिहा कर दें। अब ये होते हैं वो जो बीच में जो तलपट हो जाते हैं ना सारे मामला। तो ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, अच्छा कुछ नहीं हुआ, अच्छा ये नहीं हुआ, अब कल सज़ा हो भी जाएगी। अब ये जो मुज़ाकरात का एक पूरा पलंदा आ गया सामने, उसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब, मतलब ये पलंदा है और ये मुलाकात के बाद आया है ना जी। तो ये इनको इसका मतलब है कि ये तो बिल्कुल, अब ये जिनके से रिलेटेड है उनसे तो मुलाकात हो गई है, तो वहां से मुलाकात के बाद ये है इतना सख्त पलंदा। उसके ऊपर वो कह रहे हैं हम क्या करें, आगे पीछे हुकूमत में बैठे हैं, आप करें। इतना सख्त, इतने बड़े सख्त मुतालबात हैं। 26 नवंबर, 9 मई, जुडिशल कमीशन, जजेस, ये वो सारा, उसमें कौन से जज होंगे, कैसे होगा, 1 हफ्ते का टाइम दिया हुआ है सारा। तो अब ये यहाँ पे परेशान है कि भाई 1 मिनट ठहर जाओ, ये जो है ये उस मुलाकात के बाद इतना सख्त है। ये सोच रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं, मतलब सीज फायर का एग्रीमेंट हो गया। अच्छा, अब 2 लोगों में दौड़ लगी हुई थी कि इसका क्रेडिट कौन ले, यानी बाइडेन ले या ट्रंप ले। तो प्रेसिडेंट, जो इलेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने तो पहले एक ट्वीट कर दी। अच्छा, उनको पता चल गया कि ये देखें ना, अब प्रेसिडेंट तो बाइडेन है। बाइडेन साहब ने अपनी तकरीर की, बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की तकरीर। उस तकरीर में उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ये वही मुआहदा है जो मेरा है, जो मैंने मई में करवाया था, लेकिन ये है कि इसको अगली इंतज़ामिया, उन्होंने नाम नहीं लिया ट्रंप का या किसी और का, उन्होंने कहा अगली इंतज़ामिया इसको इम्प्लीमेंट करवाएगी। अब इसमें जो है वो अगली इंतज़ामिया इसको इम्प्लीमेंट करवाएगी, तो एक तरह से उन्होंने दोनों की तारीफ की। अच्छा, इसे यानी एक हो गए कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा, और एक हो गए जनाब प्रेसिडेंट बाइडेन। और प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि ये अमेरिका जो है ना ओलिगार्की की तरफ बढ़ रहा है। ओलिगार्की जो है ना ये अगर हम देखें ना, मैं छोटी सी बात करके फिर आता हूँ दोबारा इसराइल की तरफ। ओलिगार्की का मतलब होता है कि ख़ास किस्म का जो ग्रुप है वो रूल करे। अब ये जो गवर्नमेंट की टाइप्स हैं, 16 टाइप्स जो बताई जाती हैं पॉलिटिकल साइंस में अमूमन, रिपब्लिक, थियोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, फैशिज्म, टेक्नोक्रेसी, एनार्की, अच्छा जी, प्लूटोक्रेसी वगैरह वगैरह। उसमें ओलिगार्की ये है कि एक ख़ास ग्रुप जो है वो पावर स्ट्रक्चर में आके बैठ जाता है, और वो पावर स्ट्रक्चर में वही ग्रुप, ताकतवर ग्रुप, जैसे स्पार्टाज में था, या किसी हद तक आप कह सकते हैं कि रोमन सल्तनत में भी जो सेनेट, वो सेनेट का जो लफ्ज़ है ये रोमन सेनेट से निकला है ना, तो वो सेनेट जो होती थी वो भी ख़ास एक ग्रुप होता था। और वो हमारे यहाँ भी एक तरह से ओलिगार्की है, एक ख़ास ग्रुप ही बैठा है ना, अशराफिया या जिसको मैं कुछ और कहता हूँ, वो ग्रुप ही है, तो उससे तो हटके तो नहीं लोग आते। तो लेकिन ये कि अमेरिका में आ गए और आप जो मर्जी कहें, अच्छा कहें बुरा कहें, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप मजाक उड़ाएं, मजाक उड़ाते थे ना सारे, चाय वाला, चाय पीने वाला, फलाना दिमाग, वो अपने, आप देखें कि वो शख्स जो चाय बनाता था वो उनका वज़ीर आज़म है इस वक्त। तो बात यह है कि 3rd टाइम पीएम है, तो ये एक बड़ी बात होती है। इसको कमज़ोरी
क्या कि मजाक भी उड़ाया जा सकता है, लेकिन ये किसी माशरे में एक बड़ा अच्छा मैसेज भी होता है कि हर क्लास का आदमी, हर तबके का आदमी, हालांकि उनके यहाँ कास्ट सिस्टम है, बहुत कुछ है, आप हज़ार तनकीद करें, मगर एक बात तो है ना। और ये जो अमेरिका में हुआ है, जहाँ पर सारे वो जो बड़े बड़े पुराने बाबूज अब इधर उधर भागते दौड़ते फिरेंगे थोड़े दिनों में, और उनके जो यंग हैं लोग और नए फ्रेश आइडियाज़ के साथ, और तजर्बाकार लोग भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं, सारे वो पूरा नया सिस्टम लेकर आ रहा है ट्रम्प। अच्छा, अब इसमें जो है, बहरहाल कमिंग बैक टू यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ ये हुआ कि पहले तो उन्होंने कहा कि ओलिगार्की अमेरिका में जन्म ले रही है। उनका ये इशारा था कि गालिबन ये जो एक पूरा ग्रुप आ रहा है, और इसमें अब देखिए ट्रम्प ने उसमें कहा कि मैं जो रिपब्लिकन्स हैं ना, जो मेरी पार्टी के रिपब्लिकन्स जो मेरे खिलाफ रहे हैं, वो तो बोरिया बिस्तर लेके गायब हो जाए। माइक पेंस जैसे उनका नायब सदर था, जिसने साथ दे दिया था बाइडेन का बाद में, और हलफ उठा, उन्होंने कहा वो भी जाए। ये निकी हेली और ये कैमिला निकी हेली और बाकी जो उसमें जो लोग थे, उनके बहुत सारी, जॉन वॉल्टन ये वो सारे, तो और बहुत सारे पेंटागन के लोग और स्टेट डिपार्टमेंट को सारे जाएं सारे, ठीक है ना। ये सारे जो है ना, ये वो पुराने बाबूज को हट के पूरा नया वहाँ पे जो है वो सिस्टम आएगा सारा। लेकिन इस दौरान ये हुआ कि अब 2 तो तकरीरें हो गई, तो अब प्रेसिडेंट ट्रम्प कहाँ गए भाई? प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी तो कुछ करना है ना दरमियान में। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, उन्होंने ये इतनी ज़बरदस्त, मेरा ख्याल से अमेरिकन हिस्ट्री में ये बड़ा कम हुआ है कि 2 प्रेसिडेंट्स ने, एक प्रेसिडेंट जो जा रहा हो, 4 दिन रह गए, अब 4 दिन है सिर्फ ट्रम्प के आने में, तो बहुत कम ऐसा हुआ है कि जाते हुए प्रेसिडेंट और आने वाले प्रेसिडेंट के दरमियान इतनी ज़बरदस्त हमांगी हुई हो। इससे पहले वो हर्बर्ट हूवर ग्रेट डिप्रेशन में जब अमेरिका और ये, तो उस वक्त वो बैंक क्राइसिस में पूरी कोशिश की थी कि वो रूजवेल्ट आ जाए साथ किसी तरह, लेकिन रूजवेल्ट नहीं आए थे। उन्होंने कहा था ये इस स्यापे में पूरा जो ग्रेट डिप्रेशन और जो मईशत उनकी गई हुई, तो नहीं आए थे रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने इनकार कर दिया था। इसी तरह से जब ये हुआ था जिमी कार्टर वाला मामला, ईरान के अंदर जो होस्टेजेस, बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया था ना, जिसकी वजह से जिमी कार्टर खड़े ही नहीं हो सके और सेकंड टाइम वो हार गए। अच्छा, मुआहदा सारा जिमी कार्टर कर गए थे, लेकिन अब ये इसके ऊपर बड़ी बहस चलती है कि क्या रेगन ने उनको ये इशारा दिया था कि 20 जनवरी 1981 को, जिस दिन प्रेसिडेंट रेगन ने हलफबर्दारी हुई उनकी, उस दिन ईरान ने यरगमाली रिहा किए। वो जो 444 दिन तक जो थे यरगमाली, वो 20 जनवरी 1981 के दिन रिहा हुए थे, जिस दिन हलफबर्दारी हो रही थी प्रेसिडेंट रेगन की। तो तय तो सारा जिमी कार्टर कर गए थे मुआहदा पहले, लेकिन वो मैसेज उन्होंने जिमी कार्टर को नहीं दिया, ईरान ने मैसेज दिया तो रेगन को। और यानी आप देखें ना, 20 जनवरी को ही हलफबर्दारी होती है ना, तो रेगन की हलफबर्दारी के दिन ईरान ने यरगमाली रिहा किए थे। और जिमी कार्टर आखिरी दिन तक रोते रोते, मतलब बेचारे वो के ख्वार के एक दिन पहले हो जाए रिहाई, एक दिन 2 दिन पहले हो जाए, एक दिन पहले हो जाए, किसी तरह मुझे कुछ चीज़ का वो, और वो दरमियान में वो फौजी ऑपरेशन भी नाकाम हो गया, सारा कुछ हो गया गड़बड़। तो उसके नतीजे में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि दोनों टीम्स ने एक साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया, और ट्रंप ने गैर मामूली अंदाज में खुल के, जो ट्रंप की आदत नहीं है इस तरह, उन्होंने कहा जस्टिन ट्रूडो को ये करो तुम, और ग्रीनलैंड को हम ले लेंगे, और इलॉन मस्क ने जनाब चढ़ाई की हुई उसके ऊपर, बरतानिया के ऊपर, और जर्मन चांसलर और फ्रांस और ये और वो सारा। आप देखें ना ट्रंप का जो अंदाज है। उन्होंने नेतन्याहू के साथ ऐसा नहीं किया, रगड़ा नहीं लगाया नेतन्याहू को पब्लिकली। नेतन्याहू को ट्रंप ने अपनी आदत से हट के एक सख्त मैसेज भेजा अपने एनवॉय के थ्रू, जो हम बात भी कर चुके हैं स्टीव विटकॉफ के थ्रू, और वो ब्रेड मैकर्ग, और साथ ही अब ट्रंप जो है वो दरमियान में पीछे कहाँ रह गए। और भाई तकरीर कर गए, वो ऐलान कर दिया कतर के वजीर खारजा और वजीर आजम ने, तो ट्रंप की तरह गए। तो ट्रंप ने जब देखा ना कि बाइडेन आने वाला है, तकरीर करने वाला है,
उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दी है। सबसे अच्छा तो रास्ता ये तरीका यही था, उनके पास एक्स, इलॉन मस्क, तो उन्होंने 2 अदद ट्वीट कर दिए, यानी 3 शख्सियात की तरफ से ये ऐलान हो गया कि जी ये जो अच्छा पहला अगर हम ट्वीट देखें ना इसका, ये डोनाल्ड ट्रंप का, तो पहले उन्होंने ट्वीट ये किया है कि जी कुछ देर में आने वाला है, कुछ देर में, वो ज़रा छोटा ट्वीट है, उसका साइज जो है ना वो है, वी हैव अ डील, थर्ड स्लाइड, वी हैव अ डील फॉर द होस्टेजेस इन द मिडिल ईस्ट, दे विल बी रिलीज शॉर्टली, थैंक यू। तो ये था छोटा सा एक उनका ट्वीट। दूसरा जो ट्वीट है वो तो बड़ा ही लंबा है। दिस एपिक सीजफायर एग्रीमेंट कुड ओनली हैपेंड एज अ रिजल्ट ऑफ आवर हिस्टोरिक विक्ट्री इन नवंबर। ये चूंकि नवंबर में जीता हूं इसलिए ये एग्रीमेंट हुआ, एपिक, ठीक है। और ये जो है ये बताता है दुनिया को कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन पीस और निगोशिएट डील्स और सेफ्टी ऑल अमेरिकन अलाइज। अब अलाइज कौन है ये भी एक सवाल है, हमास अलाइज है या इसराइली, ये भी तो सवाल है ना। इसमें मैं बाद में आता हूँ कि नेतन्याहू के साथ क्या हुआ, गरीब के साथ खैर बारा। आई एम थ्रिल्ड अमेरिकन एंड इसराइली होस्टेजेस विल बी रिटर्निंग। ओ भाई अच्छा चलें आगे देखें। अच्छा, डील इन माई प्लेस, माई सिक्योरिटी टीम, ये स्टीव विटकॉफ की तारीफ की इन्होंने और अलाइस की, और ये, और गाजा अगेन टेररिस्ट हेवन नहीं बनेगा, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, ये वो बड़ा ज़बरदस्त, ठीक है, वी हैव अचीव वाइट हाउस, और ये वो जस्ट इमेजिन वंडरफुल थिंग्स आ रही हैं, ये वो मोर विक्ट्री फॉर यू। तो ट्रंप साहब ने पूरा जो है ना एक लंबा सा उन्होंने उसका ट्वीट कर दिया। अच्छा, अब जनाब वहाँ पे जश्न, वो 1.5 लाख लोग शहीद हो चुके हैं, गजा में जश्न शुरू हो गया, मगरबी किनारे पे भी जश्न शुरू हो गया। इसका जो अतलाक है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो संडे को दिन के 12 बजे से होनी है। अब लोग निकला है सड़कों पे, गलियों में, जख्मी, आगे पीछे दाएं बाएं, जहां पर वो मौजूद थे वहां पर इसराइल ने हमले किए, दोबारा रात को और सुबह, और 81 शहादतें हो गई। वो जो जश्न मना रहे थे बच्चे औरतें, 81 फ़लस्तीनी मजीद शहीद हो गए। लेकिन उसके साथ ही जो हमास की तरफ से ये ऐलान हुआ कि हम इसके ऊपर इस माहदे में मुकम्मल अमल दरामद करेंगे, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, और जो इसराइल ने करना है वो इसराइल करे, लेकिन ये कि हम अपनी बात पे कायम है, अपने माहदे पे कायम है, और हमारी तरफ से। अच्छा, अब इंडोर्समेंट हो गई ना, एक तो कर दी बाइडेन ने तकरीर, जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है उन्होंने तकरीर कर दी, उन्होंने तकरीर करके अपना पूरा बताया कि जी मेरे एंथनी ब्लिंकन, मेरे ये वो सारा, मतलब वो पूरी दुनिया में स्यापा डाल के कोई एक चीज़ तो बाइडेन ने जाने से पहले लेनी थी ना, तो बाइडेन को दे दी ट्रंप ने। लेकिन ट्रंप ने खुद भी ट्वीट कर दिया कि ये तो मेरी कामयाबी है और मेरी टीम की कामयाबी है। तो अब इस माहदे के ऊपर 3 ठप्पे लग गए, एक ठप्पा लगा बाइडेन का, एक ठप्पा लग गया इसके ऊपर जो है वो ट्रंप का, और तीसरा कतर के वजीर आजम और वज़ीर खारजा। अब नेतन्याहू देख रहे हैं कि क्या हुआ, ये कैसे हुआ, कैसे हो गया अचानक, लोग पूछ रहे हैं नेतन्याहू, क्योंकि देखिए बात ये है कि नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल है और उसने जेनोसाइड का मुर्तकिब है, और ये वो ज़ेलेंस्की की तरह थ्रोन अंडर द बस भी नहीं है, ये सफ़र भी नहीं कर सकता कहीं, ये इसको मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या होगा। ये जो अच्छा, कई अरब ममालिक भी परेशान हो गए हैं, ये मुसलमान ममालिक भी इस तरह का मुआहदा नहीं तसव्वुर कर रहे थे कि ऐसा मुआहदा हो जाएगा। ये जो अचानक, जितनी ज़्यादा खुशी दुनिया में होनी चाहिए ना, जितनी ज़्यादा खुशी होनी चाहिए उतनी ज़्यादा खुशी नहीं है, आप नोट करें, एक खामोशी सी छा गई है, क्योंकि ये जो मुआहदा है ये बिल्कुल वन साइडेड है, फ़लस्तीनियों के भी नहीं बल्कि हमास के हक में। पहली बात तो ये है कि ये जो एग्रीमेंट है, अगर इसको हम देखें तो स्टेज 2 प्रिपरेशंस, ठीक है ना, और प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स, मैकेनिज्म्स, अच्छा पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स, इजरायली होस्टेजेस, अगर हम ये दिखा सकें
अगर हमारे पास ये माहिदा तैयार है तो ये 27 मई वाला 2024 को ये वही है जो प्रेसिडेंट बाइडेन ठीक कह रहे हैं कि उनका जो माहिदा था वही है, ये बिल्कुल वही है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इसराइल है वो इसराइल की फ़ौज जो है वो मुकम्मल तौर पे विड्रॉ कर जाएगी निज़ाम एक्सिस से, कोइत राउंड अबाउट से। अच्छा, राशिद रोड एक खुला रहेगा साइड पे जो इस पे है, जो बिल्कुल साहिल पे है। हम डिस्कस कर चुके हैं इस गज़ा की जो ज्योग्राफी है उसको। वहाँ पे जो राशिद रोड है वो है जो बिल्कुल कोस्ट पे है, और जो सलाहुद्दीन रोड है वो है थोड़ा सा दरमियान में, सेंटर में। तो एक स्टेज पे राशिद रोड खुलेगा, दूसरे पे ये। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि गजा से सारी इजरायली फौज निकल जाएगी अल्टीमेटली गजा से पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज मिलू के सब निकल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो पहला मरहला है उसमें 2000 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। पहले मरहले में 2000, वो 42 दिन का है, लेकिन 16वें दिन से सेकेंड स्टेज शुरू हो जाएगी। फिर डिटेल्स हैं, बाकी सारी डिटेल्स हैं। वो 700 मीटर दूर रहेंगे, फिर 400 मीटर हो जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, सारा वो साइडों पे रहेगी। लेकिन असल जो 2-3 बातें ऐसी हैं जो सबके लिए हैरान कुन है कि ये कैसे हो गई है दरमियान में। अच्छा, इस पे जो है ना, मैंने आपसे कहा ना कि सारे मुल्क इस पे खुश नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसमें एक तो लफ्ज़ नहीं है, इंग्लिश में लिखा गया है ना, ये अरबी में भी होगा, तो इसमें 3 हरूफ गायब है, और वो है द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। इस मुआहदे में कहीं पर भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी नहीं है। लफ्ज़ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी नहीं लिखा हुआ इसमें कहीं पर भी। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के बगैर जो है ये मुआहदा हुआ है। यानी ये मुआहदा जो है ये हमास और इसराइल के दरमियान हुआ है। इजिप्ट ने करवाया है और कतर का इंपॉर्टेंट रोल है। यानी आखिर में कतर ही इसमें मेन इन्वॉल्व हुए, क्योंकि हमास जो है वो अखवानुल मुस्लिमून से वाबस्ता रही है, और हमास को बहुत ज़्यादा जो है वो एक ज़ाहिर है कि एक हिस्ट्री अखवान के साथ मोहम्मद मुर्सी और इजिप्ट की एक हिस्ट्री रही है। तो इस मुआहदे में फ़लस्तीनी अथॉरिटी का जिक्र नहीं है, पहली बात, जिसकी वजह से अब ये जो थोड़ा बहुत वहाँ पे हंगामा हो रहा है और इसराइल शोर कर रहा है और ये कर रहा है। दूसरी बात यह है कि एक नाम इसमें, और वो कह रहे हैं ना इसराइल के मजीद शराइत ऐड हो गई जो हमें पता नहीं था, ये नहीं था, वो था, लेकिन जो भी था वो आखिर में कतर ने और अमेरिकन ने और यूरोपीय यूनियन ने और बाकी सारे मुल्कों ने और चंद अरब ममालिक ने भी मान लिया उसको। वो ये है कि इसमें मरवान बरगूती का नाम है। अच्छा, मरवान बरगूती जो सन 2000 से जो है वो जेल में है, और मरवान बरगूती के नाम के ऊपर कई मुल्क ये समझ रहे थे कि मरवान बरगूती का नाम नहीं होगा, लेकिन आखिर में हमास इस बात पे अड़ गई कि ये मरवान बरगूती का नाम होना चाहिए, क्योंकि याहिया सिनवर और मोहम्मद सिनवर जो उनके भाई, वो लिख के दे के गए थे। देखें 2011 में जब ये गली चिलात के थ्रू रिहा हो गए थे ना, तो उसमें याहिया सिनवर रिहा हो गए थे, और याहिया सिनवर ने कहा था, याहिया सिनवर रुक गए थे, उन्होंने कहा था मरवान को रिहा करो, तो इसराइल ने कहा था दोनों में से एक को छोड़ेंगे हम। तो याहिया सिनवर रिहा हो गए थे, मरवान बरगूती पीछे रह गए थे 2014 में। अब 10 सालों के बाद जो है वो, आपका ख्याल ये है कि मोहम्मद याहिया सिनवर या मोहम्मद सिनवर जो है वो मरवान को पीछे छोड़ते? मैंने आपसे कहा ना कि ये अजब किस्म का इनका आपस का ताल्लुक होता है। रियासतें और लीडर्स और बाकी लोग अपनी ज़बानों से फिर जाते हैं, ये नहीं फिरते। इन्होंने सबसे ऊपर मरवान बरगूती का नाम रखा हुआ था। यहां पर कहीं इसराइल आगे पीछे, अच्छा हम इसको छोड़ेंगे, इसको, वो जो मुआहदा फाइनल हुआ है उसमें मरवान बरगूती है, शायद शुरू की स्टेज पे ना हो। उनको लेने के लिए कतर भी तैयार हो गई है और टर्की भी तैयार है मरवान बरगूती को, क्योंकि असल मसला यह था कि मरवान बरगूती का ताल्लुक हमास से नहीं था। मरवान बरगूती जो फतह
महमूद अब्बास, ये यासिर अरफात की जो फतह थी, उसका जो अस्करी विंग था, तंजीम, उसके वो सरबराह थे, लेकिन महमूद अब्बास के वो अगेंस्ट हो गए थे। और वो जो है वो ये जो फटा पड़ा था हमास का और फ़लस्तीनी अथॉरिटी का, तो हमास का और फतह का या फ़लस्तीनी अथॉरिटी का, इसमें वो न्यूट्रल थे और इसमें वो कह रहे थे कि नहीं, आपस में नहीं लड़ना और मैं कोई साइड नहीं ले रहा। और उन्होंने हमास के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन फतह भी नहीं छोड़ी थी। तो फतह ने उनको डम कर दिया कि ये तो हमारे साथ ही नहीं है और ये तो ज़्यादा पॉपुलर है। और ये महमूद अब्बास के जानशीन के तौर पे सामने इनका नाम आ रहा था और अभी भी आ रहा है। अब इस मुआहदे में फ़लस्तीनी अथॉरिटी कहीं नहीं है, तो ये तो एक शॉकिंग बात है कि इसमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी कहीं नहीं है। दूसरी बात ये कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी नहीं है तो फिर गज़ा में रूल कौन करेगा आगे? ये ओपन एंडेड है। आगे गज़ा में फिर रूल कौन करेगा? फ़लस्तीनी अथॉरिटी का तो नाम नहीं है इसमें। तो इसका मतलब है कि जो भी नया ढांचा वहाँ पर तश्कील पाएगा उसमें हमास भी होगी, उसमें ये वही होगा जो कि चाइना और रशिया में हुआ था कि एक नया फ़लस्तीनी ढांचा जो है जिसमें ना हमास होगी ना जिसमें फतह होगी, बल्कि दरमियान में आपको पता नहीं दोबारा से फ़लस्तीनी अथॉरिटी की कोशिश थी कि वो एंटर हो जाए। हमास ने कहा था कि हम तो बिल्कुल अपने आप को ख़त्म करेंगे दो रियासती हल के बजाय। तो मरवान बरगुती जो है वो भी जनाब उनके रवानगी की तैयारी है। वो जेल से निकलेंगे और वो या तुर्की चले जाएंगे या कतर या कहीं पर भी रहेंगे अपनी जगह। साथ ही इसमें यह भी है कि जो मोहम्मद सिनवर है उनको भी सेफ पैसेज है और जितने अंदर मौजूद हैं, गजा के अंदर लोग मौजूद हैं, उनको इसराइल गिरफ्तार नहीं करेगा। यानी जो लड़ रहे हैं बाकी, जिनके पास इसराइल के होस्टेजेस हैं, उनको भी इसराइल गिरफ्तार नहीं करेगा। उनके भी नाम, वो जितने भी हैं, हमास ने कहा वो जितने भी हैं, वो 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं, जो भी गजा में हैं, उनको इसराइल गिरफ्तार नहीं करेगा। बल्कि जो गजा से भी लोग गिरफ्तार हुए हैं हालिया दिनों में, या जो लोग मगरबी किनारे से गिरफ्तार हुए, उनको भी छोड़ा जाएगा। और जो कैद में है पहले से, उनको भी छोड़ा जाएगा। यानी ये तो एक ऐसा मुआहदा। और हमास अपनी जगह मौजूद है, उधर हिजबुल्लाह अपनी जगह मौजूद है, इधर जो टर्की है, सॉरी जो कतर है, कतर ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की है, तो कतर ने एक मैसेज दिया है इसराइल को कि गोलान की पहाड़ियों से उतर जाओ। ये भी मुआहदे का हिस्सा है। और अहमद शरार जो है, जो ज़ाहिर कतर की सपोर्ट से आए, उन्होंने ये इसराइल से कहा है कि ये गोलान की पहाड़ियाँ तो खाली करो। ये भी मुआहदे में कहीं डल गया है बीच में कि गोलान की पहाड़ियों से इसराइल पीछे हटेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई इस्लामी मुल्क आके, कतर, टर्की वगैरह की फौजें बैठ जाएं आके, लेकिन इसराइल खाली करे गोलान की पहाड़ियाँ। वो भी मुआहदे में डल गया। अब ये 100 प्याज और 100 जूते नहीं है, ये कोई 1000 प्याज और 1 लाख जूते हैं। और इसमें इंसानी जानी जेनोसाइड है, इसका क्या होगा, इसका कैसे हिसाब किताब होगा आगे सारा। तो इसमें इसराइल को कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला उनको। ना हमास खत्म हुई है, हिजबुल्लाह की देखें, एक उनका कोई एक शख्सियत जाती है दूसरी जगह ले लेती है, वो अपनी जगह मौजूद है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज में है नहीं। हुतीज स्ट्रॉन्ग बन के सामने आ गए। ये गोलान की पहाड़ियां भी डाल दी कतर ने और अहमद शरार ने साथी इसमें। तो मुझे बताएं कि वो उधर से हुतीज अपनी जगह मौजूद है, हुतीज ने भी जश्न मनाना है। तो ये तो एक ऐसा मुआहदा हो गया है कि जिसपे कई मुल्क भी परेशान है कि भाई ये क्या हुआ है। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर साहब की जो मुलाकात हुई है, इसको किस तरह से देखना चाहिए? उतना ही देखना चाहिए जितना सामने हमारी चीज़ आई है। पहले इसका देखें, पहली बात तो ये है कि किसी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मैसेज क्या है कि सारी सियासी जमातें जो इक़्तिदार में है, ज़ाहिर है वो इक़्तिदार में है वहाँ पे, और अदरवाइज जो इक़्तिदार में नहीं है, देखिए वहाँ पर वो भी तो शख्सियात मौजूद हैं जो सिक्योरिटी का मामला है ना। तो जो चीफ मिनिस्टर नहीं है अगर किसी जमात के, तो वो भी मोहतरम शख्सियात हैं, वो भी मौजूद हैं। और ये जो मुलाकात है, इससे तासुर ये ख़त्म हुआ कि जी वो
एक जमात के साथ इस्टेब्लिशमेंट की बिल्कुल जनाब पता नहीं कोई जो है वो बहुत कशीदगी है। तो जैसे बाकी जमातें वैसी जमातें और बाकी अदालतों में मामलात होंगे। और ये वो डिमांड थी जो मेरे ख्याल से खान साहब की भी थी, तहरीक इंसाफ की भी थी, कि मतलब है कि वो तलखी ख़त्म करके दरमियान में इसको अदालतों में, अब देखें ना उन्होंने अदालतों को एक्सेप्ट किया है, जज साहिबान को, बाकी जो भी सारे मामला, तो उधर से भी एक बात ऐसी गई है ना जिसके, और देखें मुझे पता नहीं ये लफ्ज़ बात इस्तेमाल करनी चाहिए, एक तबका मुल्क में हमेशा ऐसा होता है जो चाहता है कि खून खराबा होता रहे, फटे पड़ते रहे। एक ज़माने में मैंने उनके लिए लफ्ज़ निकाला था खूनी लिबरल्स। वो बज़ाहिर आपको लिबरल नज़र आते हैं लेकिन वो बड़े खुश होते हैं इस बात पे कि जी वो ड्रोन अटैक हो गए, वो जश्न मनाते थे यहाँ पे, ड्रोन अटैक हो गए, लोग मर गए, शहीद हो गए, वो अंदर या ऊपर थे, वो अच्छा वो अंदर से बड़े खुश होते हैं क्योंकि उनका जैसे होते हैं ना वो दाना पानी पे चल रहा होता है। ये जिस दिन हुआ ना कि ये ऑपरेशन होगा, लोगों को याद होगा जिस दिन बात आई कि एक ऑपरेशन होगा, शुरू हो गया यहाँ पे एक छोटा सा तबका जो सेंसिबल लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लिबरल्स बड़े ज़बरदस्त लिबरल्स हैं। लिबरल एक अलग लफ्ज़ है, जैसे उधर आप इंतहा पसंद कहते हैं ना, मजहबी इंतहा पसंद है बिल्कुल जुनून, इस तरह इधर भी हैं। वो जनाब पता नहीं तैयारे जो हैं वो बमबारी करेंगे केपी पे और ये होगा और वो होगा। यानी शुरू में एक ऑपरेशन की जब बात हुई थी तो मैंने उस दिन भी कहा था कि भाई टारगेटेड ऑपरेशन, खुदा का खौफ करो, एक सूबे पे बमबारी होगी, यहाँ मार दिया जाएगा लोगों को, ख़त्म कर, टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा जो हमेशा होता रहता है। और जब जाहिर है कि उसका थ्रेशोल्ड बढ़ता है, हालात ज़्यादा खराबी की तरफ जाते हैं, तो उसी हिसाब से फिर वो उसी अंदाज में फिर वो ऑपरेशन भी तेज़ होता है। और पिछले दिनों और अभी भी ये वक्तन फ़वक्तन खबरें हमारे पास आ रही हैं, शहीद हो गए लोग, दहशतगर्दों को पकड़ लिया, मार दिया, ये कर दिया, ये चलता रहता है। सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट है, ध्यान में रखें। मुल्क पुरसकून भी हो जाएगा ना, इस मुल्क में दूध और शहद की नहरें भी बहना शुरू हो जाएं, फिर भी सिक्योरिटी का बार आप कभी नीचे नहीं करते। सिक्योरिटी अपनी जगह होती है, जिसकी वजह से वो सुकून आपको नजर आ रहा होता है। ये कहते हैं अच्छा यार ये सुकून है तो यहाँ सिक्योरिटी खत्म, ऐसा नहीं होता, उसकी वजह से वो नजर आ रहा होता है आपको सुकून। तो बात सारी ये है कि इसी तरह से आपकी इकोनॉमी, और वो बात जो रिपीट करता हूँ, सोशल अनरेस्ट और ये, तो ये बड़ा अच्छा है। अब इसके नतीजे में क्या हुआ कि वो अच्छा, इनको परेशान भी नहीं होना चाहिए जो इस अरेंजमेंट में मौजूद है। पार्टियां देखिए, एक प्रोसेस था ना, एक प्रोसेस था, जैसे भी था जो भी था, लेकिन ये बाइडेन दौर का काम था। असल बात है कि बाइडेन दौर का ही काम था। ट्रंप के दौर में इस तरह के काम नहीं होते जो उस वक्त जिस तरह से ये तहरीक वहरीक पेश हुई थी और यहाँ पे सिंध हाउस और ये सारा। अब इशू ये है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन है, महमूद सबसे जो आजकल नहीं, अगर आप पूछे ना वैसे मतलब ज़ाती राय, तो महमूद खान अचकज़ई जो है ना वो कमाल की शख्सियत है। हमारे यहाँ जो आइन पसंद लोग चंद थोड़े से ही रह गए, मेरी उनसे कोई बहुत ज़्यादा उनसे कोई यानी राह रस्म नहीं है, लेकिन बड़े मैं जब भी सुनता हूँ ना उनको, और जितना भी उनसे मिला हूँ ज़िंदगी में, कमाल आदमी है महमूद खान अचकज़ई। अच्छा, दूसरे ऐसे लोग बड़ी एक माशरे में बड़ी उनकी कदर हमें करनी चाहिए। मेरे किसी मुकदमे में वो मेरे वकील नहीं रहे, लेकिन एतजाज़ अहसन साहब जो भी हो, उनके प्रिंसिपल्स पे वो खड़े रहते हैं। उनकी सेहत अच्छी हो, अचकज़ई साहब की सेहत अच्छी हो, ताज़ा दम, वो आपको यंगस्टर से भी तेज़ आगे नज़र आते हैं। अब मसला ये वो जो बात कर रहे हैं ना दोनों शख्सियात, वो कि भाई आइन और कानून के तहत मुल्क चलना चाहिए। अब इसमें मुझे बताएं इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक तो आइन का वैसे कचूमर तो निकल चुका है 73 के आइन का, लेकिन जो भी कुछ है तो उसके मुताबिक मुल्क चले। तो इशू ये है सारा। तो अब ये इसमें एक ज़रा मेरा ख्याल है कि पुरसुकून अंदाज में, मेरे ख्याल से पंजाब में मुझे मैंने कहा था ये कि मियाँ साहब को पता है, तो वहाँ कुछ आपको इलेक्शन कैंपेन वाले आसार भी नज़र आ रहे हैं ना, रोज़ एक जलसा, इलेक्शन तो नहीं हो रहा ना, रोज़ एक इवेंट हो रहा है। तो ज़रा कुछ पंजाब में कोई इंतखाबी माहौल भी शायद वैसे ही चलता रहेगा आगे 2-3 साल हुकूमत अगर ये रहता है अरेंजमेंट। बहरहाल अच्छा है, ठीक है, इंतशार नहीं फैल रहा, बयानात वगैरह हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इशू ये है सारा कि इसमें ये वहाँ पर जो सिचुएशन है ना, ये तो सिचुएशन जो मैंने आपसे कहा ना कि ये तो चली गई है, वो उन्होंने कैबिनेट का इजलास बुलाया नहीं है, और कैबिनेट का इजलास बुलाया नहीं है अभी तक उन्होंने, और यानी नेतन्याहू साहब ने,
और वो कैबिनेट का इजलास बुलाएंगे। अच्छा, हाथ ने बड़ी कमाल की खबर लगाई है, ये 8th हेल एंड बॉम्ब्स, ठीक है ना। उन्होंने कहा हेल विल ब्रोक, ये जो खबर की थी ना, ऑल हेल ब्रोक लूज, ये जो आया था ट्रम्प का। अब वो 8th स्लाइड देखें, बोथ बाइडेन एंड ट्रम्प नाउ नो दैट इसराइल ओनली अंडरस्टैंड्स फोर्स। चलें जी, सिर्फ ताकत से बात की जाए तो ही समझते हैं, और कोई तरीका नहीं है इसराइल को समझाने का। तो दोनों ने जिस तरह से बात समझाई है। अच्छा, फिर उसके बाद यही 9th आप देखें, ट्रम्प मिड ईस्ट एनवॉय फोर्स नेतन्याहू टू एक्सेप्ट अ गजा प्लान ही रिपीटेडली रिजेक्टेड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो तो जंग जो है वो अपनी जगह ये ख़त्म हो जानी चाहिए। जंग, ये सीज़ फायर है, ये तो इस तरह से जंग नहीं ख़त्म होती मेरा ख्याल है। या तो ये है ना, अभी देखें ना सेटलर्स। अच्छा, इसमें देखें माहदे में क्या क्या चीज़ है। जब इसराइल की फ़ौज सारी निकलेगी तो सेटलमेंट्स का क्या बनेगा? ये तो सेटलमेंट का प्लान करके बैठे हुए थे ना। ये तो हाउसिंग सोसाइटी अनाउंस कर दी थी गजा के अंदर इन्होंने। अब इसराइली फौजी जब निकल जाएगी, सारे लोग ही निकल जाएंगे, तो गजा तो फ़लस्तीनियों के पास चला गया। अच्छा, फ़लस्तीनियों के पास चला गया तो फिर उसके बाद उनकी गैस और वो जो सारा उनके जो ऑयल के पूरे मुआहदे और सारा, वो तो कई मुल्क खुश नहीं है उस पर, वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी। ये मैंने आपसे कहा ना कि कोई एक मुल्क इसमें, देखें लेबनान साथ खड़ा होगा। लेबनान की जो नई गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं वहाँ पे, हिजबुल्लाह ने भी एक इसको माना है, ईरान ने भी माना है, सब ने माना है इसको। कोई एक आध मुल्क साथ खड़ा हो जाए ना, तो जैसे मैंने मिसाल दी थी कि देखें सीरिया में कैसे मुल्क साथ खड़े हुए हैं। यानी आप सोचें तुर्की और कतर और सऊदी अरेबिया और यूएई और ये सारे मुल्क मुख्तलिफ इनकी कई मामलों, और ईरान पे इन्होंने सबसे बड़ा मामला जो हुआ है जो नेतन्याहू के साथ ये हुआ है। आप ये देखें ना 7 फ्रंट वॉर, अगर ये देखें ना इजराइल 7 फ्रंट वॉर, ये उन्होंने कुछ अर्से पहले जारी किया था कि हम कई महाजों पे लड़ रहे हैं। अब ये 4th स्लाइड इसको देखें अगर, या इसको देख लें 5th को, तो 7th फ्रंट वॉर में उनका कहना ये था मैं लेबनान से खतरा है। तो क्या वो लेबनान हिजबुल्लाह खत्म हो गई है? फिर उन्होंने कहा था सीरिया से खतरा है। सीरिया में तो भाई वो जो बंदा आ गया वो कह रहा है गोलान के पहाड़ियों से उतरो। उन्होंने शुरू में इंप्रेशन दिया ना कि वो अच्छा आगे पीछे दाएं बाएं। अब और तुर्की ने तो खुल के, तुर्की तो सबसे बड़ा जो फ़लस्तीन के साथ जो मुल्क खड़े हैं उनमें तुर्की है, रजब तय्यिप एर्दोगन। तो इन्होंने कहा था इराक से खतरा है। अच्छा, इराक अपनी जगह मौजूद है। इराक में तो जो है वो शिया सुडानी की गवर्नमेंट है और वो तो ईरान के साथ, और वो शुक्र है उनका और सीरिया का आपस में कोई मामला ख़राब नहीं हुआ। यमन अपनी जगह मौजूद है, वेस्ट बैंक अपनी जगह मौजूद है। यमन तो बहुत ही स्ट्रांग हो गई। तो मुझे बताइए ये कौन सा, इसमें कौन सी विक्ट्री? और पता चला वो वहाँ से भी, अब ये जो देखें क्या दिन आ रहा है, इतवार को 19 अगला दिन है ट्रंप का। ट्रंप मंडे को ट्रंप 12 बजे सुबह, और हलफ बर्दारी का जो उनका प्लान अभी आया है, मैं देख रहा था, अगर हम दिखा सकें तो उनकी हलफ बर्दारी 19 से शुरू हो जाएगी। उनकी जो तकारीब है वो 19 तारीख से शुरू हो जाएंगी। मैंने पहले बात की थी ना वो रैली, और शायद वो एक दिन, बल्कि 18 की रात को एक डिनर है, फिर अगले दिन 19 को लंच है, फिर उसके बाद वो पूरा उन्होंने दिया हुआ है अपना, उसमें कौन से गेस्ट आने हैं, क्या होना है, उसमें कौन से गेस्ट आने हैं, क्या होना है सारा। तो वो सारा जो है उसमें उन्होंने मेहमान वगैरह अपने नाम वगैरह दिए हुए हैं। तो इशू ये है कि वो ये चाइना से डेलीगेशन, रशिया से कोई नहीं जा रहा, पाकिस्तान से गालिबन अपनी, मुझे नहीं पता सरकारी हैसियत में या प्राइवेट हैसियत में शख्सियात शरीक हो रही हैं। पूरे मशरिक़ वस्ता से कोई नहीं है, अरब लीडर है कोई नहीं। ये बड़े अजीब सा होता है कुछ मुल्कों में कि हमें नहीं बुलाया, ओ हम जा रहे हैं, हम देखो कितना ज़बरदस्त काम दिखा दिया। जो पावरफुल मुल्क है ना वो बॉदर नहीं करते इस बात को कि भाई हमने ज़रूर जाना है, ओ यार हम नज़र आ जाए ट्रम्प के उसमें। और जो है वो पूरे मशरिक़ वस्ता से कोई नहीं है। यूएई जो है वो तैयारी कर रहा है, कतर भी, और ये भी तैयारी कर रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी शराइत कन्वे कर दी हैं यूक्रेन के लिए, जिसमें से एक शर्त ये है कि नेटो के अंदर यूक्रेन नहीं जाएगा,
दूसरी बात इन न्यूट्रल रहेगा, तीसरी बात लिमिटेड फौज होगी यूक्रेन की। आज बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने दौरा किया कि 100 साल का मुआहदा बरतानिया करेगा, लेकिन उन्होंने कोई ज़ाती हैसियत में कोई मुल्क असला देना चाहे वो दे दे, नेटो एज ए नेटो नहीं देगा और वो रशिया के अगेंस्ट यूज़ नहीं होगा। लिमिटेड फौज रखी जाएगी यूक्रेन में, जो इलाके हमारे पास आ गए हैं वो हमारे पास ही रहेंगे, लेकिन कुछ इलाके हो सकता है वापस दे दें यूक्रेन को। तो ये मुआहदा तय हो रहा है अब पुतिन और ट्रंप के दरमियान, जिसको बाकी दुनिया भी सील करने जा रही है, लेकिन नेतन्याहू थ्रोन अंडर द बस। अब ये आज देखें, आज शहीद करे, कल मजीद करे, आगे पीछे जो भी करे, दोनों अमेरिकन सदूर ने, एक ने तकरीर के ज़रिए और एक ने ट्वीट के ज़रिए इसको इंडोर्स कर दिया, मुआहदे को टप्पा लगा दिया इसके ऊपर। और पैलेस्टीन अथॉरिटीज़ में नहीं है जिसके ऊपर परेशानी है, मरवान बरगूती का नाम आ गया लिस्ट में जिसके ऊपर परेशानी है कई मुल्कों। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि अब आगे मामला चलेगा और हमास अपनी जगह मौजूद है जी। उधर हमास को क्रश कर दिया जाएगा, ख़त्म, फुल विक्ट्री, फलाना ढिमाकना, तो वो उसमें आगे। तो ट्रंप आप देखें कि ट्रंप को समझना कितना मुश्किल है। बात उसने मैसेज क्या दिया था कि ईरान पर अटैक कर दो, और आखिर में जाके उसने हमास के साथ डील करवाई, इवन पैलेस्टीन अथॉरिटी से भी नहीं डील करवाई और सबको बाहर निकाल दिया। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।